वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के टॉपिक में आज की वीडियो में हम कवर करेंगे हिस्ट्री का पहला चैप्टर क्लास 9th फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर हम आज सिर्फ हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट रहेगा, जिसमें हम फर्स्ट स्टेज के बारे में जानेंगे, फ्रांस की सोसाइटी के बारे में जानेंगे और जो फ्रांस की सोसाइटी थी वो किस तरह की थी उसके बारे में जानेंगे। राइट। तो अगर हम फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात करते हैं, लोग अक्सर कहते हैं कि क्यों हम यूरोपियन हिस्ट्री के बारे में पढ़ते रहते हैं, क्यों नहीं हम इंडियन हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। तो पहली बात, हमारी जो एनसीईआरटी है वो इंडियन हिस्ट्री को भी कवर करती है, लेकिन कुछ ऐसी हिस्ट्रीज़ हैं या कुछ ऐसे रेवोल्यूशंस हैं जिनके बारे में पढ़ना ज़रूरी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जब हम फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में बात करते हैं तो ये एक ऐसा रेवोल्यूशन है विच चेंज द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। राइट। ये जब रेवोल्यूशन हो रहा था और ये इस रेवोल्यूशन का असर जब इंडिया तक पहुंचा तो इंडिया उस दौरान ब्रिटिशर से लड़ रही थी। तो उसकी वजह से इंडिया के अंदर जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट मूवमेंट था, जो रेवोल्यूशन चल रहा था, वो और ज़्यादा तेज हो जाता है। अब लोगों को लगने लगता है कि ऐसा रेवोल्यूशन जब कहीं और हो सकता है, क्या वो इंडिया में भी हो सकता है। उसकी वजह से एक तरह से पुश मिलता है इंडिया के रेवोल्यूशन को। तो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड द फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन की जब हम बात करते हैं तो उसकी डेट्स की जब हम बात करते हैं तो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ कब? तो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ 14 जुलाई 1789 के अंदर। अब एक्चुअली में होता क्या है कि 14 जुलाई की सुबह सुबह लोगों को एक र्यूमर मिलता है कि किंग उनकी फोर्स के साथ उनके ऊपर अटैक करने जा रहा है। तो लोगों को लगता है कि इससे पहले किंग हमारे ऊपर अटैक करे, क्यों ना हम ही उसके ऊपर अटैक कर दें। तो लोग पेरिस में, सिटी में इकट्ठा होते हैं, फ्रांस की कैपिटल में इकट्ठा होते हैं और किंग की डिफरेंट मैंशंस में, प्रिजन्स में जाकर अटैक करना शुरू कर देते हैं। सिटीज़ में वो अटैक करना शुरू कर देते हैं और सबसे पहले जो उनका अटैक होता है वो होता है बेस्टाइल के अंदर। इसलिए 14 जुलाई को सबसे पहले इन्होंने ये मूवमेंट शुरू किया था, तो इसलिए 14 जुलाई को बेस्टाइल डे के नाम से भी जाना जाता है। राइट। अब लोग करते क्या है, बेस्टाइल को सबसे पहले इसलिए डिस्ट्रॉय करते हैं, उसके पीछे का रीज़न ये था क्योंकि बेस्टाइल को वो एज अ डेस्पोटिक पावर देखते थे रूलर की या किंग की। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे जो लोग थे फ्रांस के, उनके अपनों को यहाँ पे बहुत सारे लोगों को सज़ा मिली थी, पनिशमेंट मिली थी, तो वो बेस्टाइल को पसंद नहीं करते थे। इसलिए उन्होंने सबसे पहले बेस्टाइल को डिस्ट्रॉय किया और उनके जो रॉक्स थे, उनके जो स्टोन थे, उनको एज ए सोवेनियर अपने पास रखा। राइट। अब आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट। अब फ्रांस के अंदर जो ये राइट्स चल रहे थे वो पेरिस में, सिटी के अंदर और कंट्री साइड में भी धीरे धीरे पहुंच गए थे। कंट्री साइड यानी कि विलेज एरिया। राइट। अब मेन रीजन कि लोग यहां पे प्रोटेस्ट कर क्यों रहे थे, क्या रीजन था कि यहां पे लोगों को प्रोटेस्ट करने के लिए या किंग के अगेंस्ट जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। तो उसके पीछे का जो मेन रीजन था दैट वाज द हाई प्राइसेस ऑफ ब्रेड। अब लोग जो थे इन प्राइजेस को अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, इसलिए लोगों को मूवमेंट करना पड़ता है। अब क्या रीजन होते हैं कि इनके प्राइजेस बढ़ते हैं, क्यों ये बढ़ाए जाते हैं, क्यों किंग डिसीजन लेता है कि टैक्स बढ़ना है, उसके बारे में हम आने वाली स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो ये फ्रेंच सोसाइटी थी वो किस तरह की थी। तो 1774 के अंदर जो फ्रांस का रूलर बनता है वो बनता है लुई 16, हु बिलोंग टू द बर्बन डायनेस्टी। जस्ट 20 इयर्स की एज में वो रूलर बनता है फ्रांस की और उसके बाद शादी होती है उनकी मैरी एंटोनेट के साथ, हु वाज अ ऑस्ट्रियन प्रिंसेस। बोला जाता है कि जब लुई 16 को उसका थ्रोन मिला तो ट्रेजर फ्रांस का कंप्लीटली एम्प्टी था। अब उसके पीछे का जो मेन रीजन था कि फ्रांस जो था बहुत सारी वॉर्स में एंगेज था, जिसकी वजह से धीरे धीरे फ्रांस की जो ट्रेजरी थी एम्प्टी होती गई। यहां पे फ्रांस ने लुई 16
की अगर हम बात करें तो लुई 16 ने 13 अमेरिकन कॉलोनीज की हेल्प करी टू गेट द फ्रीडम फ्रॉम द एनिमी ब्रिटेन। राइट, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है कि वॉर की वजह से जो डेट था फ्रांस के ऊपर वो बढ़ चुका था, जो बढ़ते बढ़ते अराउंड 2 बिलियन लिब्रेस तक पहुंच गया। लिब्रेस वाज द करेंसी ऑफ फ्रांस। लिब्रेस क्या आ जाता है? करेंसी ऑफ फ्रांस। अब आगे बढ़ते हैं। अब इससे क्या होता है कि जिन्होंने फ्रांस को लोन दिया होता है, राइट, ये क्रेडिट दिया होता है, वो धीरे धीरे फ्रांस के ऊपर दिए गए लोन के ऊपर ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करना शुरू कर देते हैं। एटलीस्ट कितना चार्ज करना शुरू कर देते हैं? अराउंड 10%, जिसकी वजह से अब फ्रांस की गवर्नमेंट मजबूर हो जाती है जो टैक्सेस हैं उनको बढ़ाने के लिए। तो ये रीजन था कि फ्रांस को जो टैक्सेस हैं अपने वो इंक्रीज करने पड़ते हैं। राइट, अभी हमने डिस्कस करा कि क्या रीजन रहे होंगे फ्रांस को कि जिसकी वजह से उनको टैक्सेस इंक्रीज करने पड़ते हैं। पहला, ट्रेजरी जो है उनकी एम्प्टी हो चुकी थी क्योंकि बहुत सारी वॉर में एंगेज था। दूसरा, जिन्होंने क्रेडिट दिया हुआ था फ्रांस को, उन्होंने अब उसके ऊपर क्रेडिट जो था या इंटरेस्ट रेट जो था वो बढ़ा दिया। कितना कर दिया? 10% कर दिया, जिसकी वजह से फ्रांस के ऊपर जो कर्जा था धीरे धीरे और बढ़ता चला गया। तो इन सब रीजंस के बेस पर एट द एंड किंग डिसाइड करते हैं जो टैक्स है वो बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन यहां पे एक प्रॉब्लम थी। अब प्रॉब्लम क्या थी कि जो फ्रांस की सोसाइटी थी वो 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड थी, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। दिक्कत ये नहीं थी कि टैक्स बढ़ाया जा रहा है, दिक्कत ये थी कि टैक्स जो था वो सिर्फ एक पर्टिकुलर स्टेट को पे करना था जो एक्चुअली में कुछ ज्यादा कमाती भी नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल के लिए फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट ये प्रोस्परस स्टेट थी, इनके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन इनको टैक्स सिर्फ लेना था, टैक्स पे नहीं करना था। उसके बाद आती है थर्ड स्टेट, ये भी 2 पार्ट में डिवाइडेड थी। मिडिल क्लास में आ जाते थे बिजनेसमैन, लॉयर्स, मर्चेंट्स, जो एक्चुअली कंट्री को अर्न करके देते थे। लेकिन उसके बाद आती थी एक और क्लास, ओप्रेस्ड में आता था कौन कौन से? पीजेंट्स, आर्टिजन, वर्कर्स, लेबर्स, जो किसी की फील्ड पे जाकर, किसी के घरों में जाकर या किसी के अंडर काम कर रहे थे, जिनकी अर्निंग ज्यादा नहीं थी। तो ये टैक्स कैसे पे करते हैं? इसी वजह से ये जो रेवोल्यूशन है उसकी स्टार्टिंग होती है। राइट, अगर हम बात करते हैं सोसाइटी की, तो द सोसाइटी ऑफ स्टेट वॉज द पार्ट ऑफ फ्यूडल सिस्टम। फ्यूडल सिस्टम की अगर हम बात करें तो ये क्या है? फ्यूडल सिस्टम क्या है? ये सोशल एंड इकोनॉमिकल सिस्टम जहां पे जो लैंडलॉर्ड होते हैं वो अपनी जमीन को किसी को किराए पर देते हैं, टेनेंट्स को देते हैं, राइट, जिनसे वो कह सकते हैं रेंट रिसीव करते हैं, जहां से उनकी अर्निंग होती है, और उसके बदले में टेनेंट्स जो हैं जो भी लैंड के ऊपर प्रोडक्शन होती है या जो भी प्रोड्यूस रहता है अपने लैंडलॉर्ड्स को देते हैं। तो दिस वाज द फ्यूडल सिस्टम। फ्यूडल सिस्टम सिंपली आसान भाषा में कहें द इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ द सोसाइटी, जहां पे बिग लैंडलॉर्ड्स टेनेंट्स को अपना लैंड जो है लीज पर देते हैं। राइट, अब आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, अगर हम पीजेंट्स की बात करें तो जो टोटल पॉपुलेशन थी फ्रांस की, उसमें से 90% जो पॉपुलेशन थी वो पीजेंट्स थे, यानी कि फार्मर्स थे या स्मॉल फार्मर्स कह सकते हैं, वर्कर्स थे। सिर्फ कुछ परसेंट, ओनली अ स्मॉल नंबर ऑफ देम ऑन द लैंड। बहुत कम ऐसे लोग थे जिनके पास अपना लैंड था। अबाउट 60% लैंड वॉज ओन्ड बाय नोबल्स। तो 90% कौन थे? आपके पीजेंट्स, जिनके पास बहुत कम थे, जिनके पास अपना खुद का लैंड था। और 60% जो लैंड था वो किसके पास था? 60% लैंड था नोबल्स के पास, द चर्च एंड अदर मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट। 60% लैंड जो था, मतलब कि मोर देन 50% जो लैंड है फ्रांस का वो ये लोग कंट्रोल कर रहे हैं, नोबल्स, चर्च और अदर रिच मेंबर ऑफ द स्टेट्स। राइट,
इसके बाद बात करते हैं द मेंबर ऑफ फर्स्ट टू स्टेट्स दैट इज क्लर्जी एंड नोबिलिटी enjoyed certain privileges. इनको बहुत सारे privileges थे which were based on birth के बेसिस के ऊपर इनको काफी सारे privileges मिले हुए थे, जैसे कि इनको कोई टैक्स नहीं पे करना है, राइट, इनको रहने के लिए कोई भी रेंट पे नहीं करना है। तो ये सारे privileges जो थे उल्टा इनको टैक्स लेना होता था, किससे? थर्ड स्टेट से, राइट। इसके बाद बात करते हैं The nobles further enjoyed feudal privileges. Feudal privileges भी इनके पास थे। Feudal क्या था वो हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस करा है। These included feudal dues. They extracted from peasants. मतलब ये टैक्स भी कलेक्ट करते थे, कहां से? peasants से। आई होप यहां तक आपको समझ आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, आज का लास्ट स्लाइड। ऑलराइट, तो यहां पे इस स्लाइड के अंदर हम डिस्कस करेंगे अलग अलग टैक्सेस के बारे में, जैसे कि यहां पे है टाइथ, एक तरह का टैक्स है ये, जो कि कौन रिसीव करता था? चर्च। टाइथ जो था एक तरह का टैक्स था जो चर्च रिसीव करता था। किससे ये रिसीव करता था? पीजेंट्स थे। क्लियर? अब इसके अलावा आता है डायरेक्ट टैक्स। ये जो टाइथ था ये एक डायरेक्ट टैक्स था, सॉरी एक और टैक्स था जिसका नाम था टाइल। क्या नाम था? टाइल। ऑलराइट, सो ये जो टैक्सेस थे, टाइल हो गया या टाइथ्स हो गया, ये सारे के सारे जो टैक्सेस पे करने पड़ते थे, किसको पे करने पड़ते थे? थर्ड स्टेट को पे करने पड़ते थे, जिसकी वजह से थर्ड स्टेट के ऊपर बर्डन जो था बढ़ता ही जा रहा था। तो ये है कुछ न्यू वर्ड्स इस पिछली स्लाइड से रिलेटेड, जैसे लिवरे, क्लर्जी एंड टाइथ। टाइथ हमने समझा कि क्या था, एक तरह का टैक्स था। क्लर्जीज हमने जाना, दीज वर द ग्रुप ऑफ पीपल दोज हु वर प्रोस्परस एंड वर इंजॉइंग फ्यू प्रिविलेजेस, नॉट फ्यू, मैनी प्रिविलेजेस। फॉर एग्जाम्पल उनको टैक्स नहीं देना पड़ता था। उसके बाद यहाँ पे आता है लिब्रे, जो कि करेंसी थी फ्रांस की, जिसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया था 1794 के अंदर। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आज के इस टॉपिक के अंदर हमने समझा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुआ, उसके पीछे के क्या रीज़न रहे कि क्यों लोगों ने मूवमेंट करना शुरू किया, राइट। उसके बाद हमने ये समझा कि जो फ्रांस की सोसाइटी है कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, उसमें से कौन कौन से वो लोग हैं, कौन कौन सी स्टेट्स हैं जो कुछ प्रिविलेजेस को एंजॉय करती हैं, सबसे डिप्रेस्ड कौन सी है जिसको टैक्सेस पे करने पड़ते थे, राइट। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। रेस्ट ऑफ द पार्ट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।